हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 4 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। पौधों की पत्तियों में नाइट्रोजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषी वर्णकों यानी क्लोरोफिल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियों में हरिमहीनता यानी पौधों की पत्तियां पीला होने लगती हैं, शीघ्र गिरने लगती हैं, और पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी से ये सारी समस्याएं पौधों में उत्पन्न हो जाती हैं। तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में मृदा से अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कितने डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल। देखिए 70 डेसिबल से कम आवाज मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन 85 डेसिबल की अगर ध्वनि को मनुष्य को लगातार 6 से 7 घंटे तक सुनाया जाए तो मनुष्य की जो श्रवण क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। WHO के अनुसार 100 डेसिबल की आवाज मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मनुष्य के लिए जो सही डेसिबल है वो है 70 डेसिबल। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वायु टूसकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, पेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। इसकी संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होने की वजह से इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य में श्वास लेने में समस्या पैदा करती है, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, इसकी गंध जो होती है स्वादहीन होती है और ये रंगहीन गैस है जो कि मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी सर्वाधिक हानिकारक है। सभी टूसकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दी के मौसम में हमेशा बंद कमरे में आग न जलाने की सलाह दी जाती है। बंद कमरे में किसी भी प्रकार की अंगीठी न जलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अंगीठी या आग जलाने से क्या होता है, कमरे की जो वायु होती है उससे आग प्रतिक्रिया करके वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देती है। तो कई बार आपने देखा होगा, अखबारों में सुना भी होगा, कई बार ऐसे हादसे हो गए हैं कि लोग सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा प्रश्न है आपका, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है। जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब द्रव की अवस्था परिवर्तित होती है, अर्थात पानी द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वायु के पैकेट्स बन जाते हैं जिससे जगह बढ़ जाती है और घनत्व तो कम हो जाता है। जबकि बोतल का आयतन स्थिर रहता है, जिसकी वजह से बोतल टूट जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए वाला, यानी पानी जमने पर फैलता है। पांचवा प्रश्न है आपका, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, गंधक, लोहा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने हेतु पोटेशियम आवश्यक है। पोटेशियम के स्रोत में मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां ये सब आ जाते हैं। वहीं जो आपका सोडियम है, सोडियम बीपी को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है और ये जल का संतुलन भी बनाए रखता है। सोडियम के स्रोतों में मछली, अंडा और दूध शामिल हैं। आपका जो
लोहा है, लौह लवण जो है, तो लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संभाग होता है। यानी लोहा क्या करता है, यानी लौह लवण शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है रक्त में, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का संभाग होता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके अलावा गंधक की बात करें तो गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। तो हमारा यहां पर सही आंसर होगा 5वें का बी वाला, यानी पोटेशियम। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम तत्व है? सोना और प्लेटिनम, प्लेटिनम और लोहा, हीरा और प्लेटिनम, सोना और हीरा। प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व जो है वो आपका हीरा है। उसके बाद प्लेटिनम का स्थान आता है। जो द्रव्य होते हैं यानी मैटर जो होते हैं उनकी कठोरता उसमें खरोंच की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार कठोरता का मापन मोहस की कठोरता मापांक के द्वारा किया जाता है, और मोहस का यह स्केल विभिन्न प्रकार की कठोरता वाले तत्वों के तुलनात्मक आधार पर बनाई गई है। हीरे की कठोरता इसमें मोहस स्केल पर 10 निकलती है, यानी स्केल का नाम है मोहस स्केल। तो मोहस स्केल पर जो है किसी पदार्थ की कठोरता काउंट की जाती है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, हीरा के बाद टंगिस्टन आ जाता है, और टंगिस्टन के बाद आपका जो है प्लेटिनम आ जाता है। यानी सबसे कठोर आपका हीरा है, और हीरा के बाद टंगिस्टन, और टंगिस्टन के बाद आपका प्लेटिनम आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, एंजाइम्स मूलतः क्या हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। देखिए, एंजाइम्स जो हैं ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों और अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम जैसे आपके टाइलिन, माल्टेज, HCl, टेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और पित्तरस, ये आपके किस में आ जाते हैं? ये आपके एंजाइम्स में आ जाते हैं। तो ये मूलतः क्या है? प्रोटीन होते हैं। अब देखिए, वसा की बात कर लेते हैं। वसा जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु जो है ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं, और यह जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं। यानी वसा जो होता है वो जल में घुलता नहीं है। शर्करा की बात करें, शर्करा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज उपस्थित होता है। शर्करा मुख्यतः गन्ना, ईख, चुकंदर से तैयार की जाती है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों से भी पाई जाती है। विटामिन की बात करें, देखिए विटामिन का जो आविष्कारक हैं वो फंक हैं। कैसिमर फंक ने इनका आविष्कार किया था, या फिर इनकी खोज की थी विटामिन की, ठीक है, फंक ने। तो इनकी खोज कब की गई है? फंक के द्वारा 1911 में इनकी खोज की गई है। तो विटामिन आपको पता ही होगा, A, B, C, D, E के कई प्रकार के विटामिन होते हैं, और इनके भी कुछ उप विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन जो हैं ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, और इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। विटामिन जो है वो 2 वर्ग में डिवाइड है। एक तो जल में घुलने वाले, तो जल में आपके 2 विटामिन घुलनशील हैं। B और C जो है ये जल में घुलने वाले हैं, जल में विलेय हैं। बाद बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील हैं। यानी विटामिन A, D, E और जो K हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और ये जो है ये जल में घुलनशील हैं। तो यही इनमें फर्क है। यानी इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले विटामिन आपके B और C हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन आपके A, D, E, K हैं। तो हमसे पूछा गया है एंजाइम्स मूलतः क्या है? एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम समूह, चांदी, क्रोमियम, सीसा। देखिए, फोटोग्राफी में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि चांदी का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी आदि में इसका चांदी का इस्तेमाल होता है। वहीं जो प्लेटिनम समूह है, प्लेटिनम समूह का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, उत्प्रेरक कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स या औषधि उपयोग में प्लेटिनम समूह का इस्तेमाल होता है। क्रोमियम का इस्तेमाल उच्च शक्ति वाले स्टील, मिश्र धातु, वस्त्र और टैनिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। सीसा जो है इसका इस्तेमाल लीड गैसोलीन, कार की बैटरी, पेंट और गोला बारूद बनाने के लिए सीसा का इस्तेमाल होता है। तो फोटोग्राफी में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला।
9वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की गति, अमीटर, विद्युत धारा, टैक्योमीटर, दाबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। देखिए जो आपका एनीमोमीटर है ये वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है, तो यहाँ पर आपका ए वाला युग्म सही सुमेलित है। अमीटर की बात करें, अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। टैक्योमीटर जो है गलत है, टैक्योमीटर दाबांतर नहीं मापता है। टैक्योमीटर सर्वेक्षण के साथ दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है, तो यहाँ पर सी वाला गलत है। वहीं आपका जो पायरोमीटर है ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, भाप अंगार गैस वाटर गैस में किसका मिश्रण होता है? मीथेन और इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। भाप अंगार गैस जिसको वाटर गैस भी कहा जाता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण होता है। इसमें अशुद्धियों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन रहता है। इसे रक्त तप्त कोक पर भाप की धारा प्रभावित करके प्राप्त किया जाता है। इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है और यह अकेले या कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जाती है। यह हाइड्रोजन गैस बनाने में भी काम आती है। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10वें का सी वाला, यानी जो आपकी भाप अंगार गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।